नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ये कहा जाए कर दी है एक बड़ी स्ट्राइक। युद्ध की चिंगारी मानो भड़क चुकी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक बार फिर से तनाव बढ़ चुका है। रमजान के पाक महीने में दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ सख्त हो गए हैं। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और ये ठिकाने अफगानिस्तान की सीमा से सटे हुए थे। इसमें टीटीपी समेत 7 संगठन शामिल थे और अब इन हमलों में 17 लोगों की मौत हो गई है। और ये जो एयर स्ट्राइक हुई ये अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के बर्मा जिले के साथ साथ खोग्यानी जिले में की गई है। अब अरगुन और नरसंहार का जो बताया जाता है कि बहसौद और गनी खेल जिलों में भी हमले की खबर इस दौरान सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से हालात है, पाकिस्तान ने हवाई हमलों में आम लोगों के घरों को टारगेट किया, लोगों को जिस तरह से मौत के घाट उतारा, उसके बाद से अफगानिस्तान में भी अब तनाव है। मदरसों को भी यहां पर टारगेट किया गया है। आतंकी ठिकाने प्रतिबंधित तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और इस्लामिक स्टेट खुरासान से जुड़े हुए थे। अब पाकिस्तान सरकार टीटीपी को कितना अल ख्वारिश कहती है, इसकी जानकारी पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार की तरफ से भी बाकायदा दी गई। समझिए, पाकिस्तान की जो कार्रवाई थी वो रमजान के दौरान इस्लामाबाद, बाजौर और बन्नू में जो आत्मघाती हमले हुए उसकी जवाब की कार्रवाई के तौर पर की गई है। बताया ये जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में बाजौर जिले में एक आत्मघाती हमला हुआ। एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी सुरक्षा चौकी से टकरा दी, जिसमें 11 सैनिक समेत एक बच्चे की जान गई। इससे पहले एक और आत्मघाती हमलावर ने बन्नू जिले में एक सुरक्षा काफिले को निशाना बनाया था, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 2 सैनिक मारे गए थे। अब पाकिस्तान सरकार ने इसे हालिया आत्मघाती हमले के बाद में जवाबी अटैक बताया है। वहीं दूसरी तरफ से आधिकारिक बयान भी सरकार की तरफ से जारी किया गया और कहा कि ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था उसकी सारी जानकारी सटीक थी। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे पास में पुख्ता सबूत हैं कि हमला पाकिस्तान की जमीन से एक तरह से नेटवर्क जो चल रहा है उनके माध्यम से हुआ। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी ये कहा गया, ये सही समय पर पाकिस्तान को जवाब देने की चेतावनी भी उनकी तरफ से दी गई है। और हमलों को अफगानिस्तान की गोपनीयता नीति का उल्लंघन एक तरह से बताया गया है। आपको ये भी बता दें, अफगान सूत्रों के अनुसार पट्टिका में एक धार्मिक स्कूल पर ड्रोन अटैक हुआ और नरसंहार हुआ और इसमें कई कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान कहता है कि उन्होंने आतंकी ठिकानों पर अटैक किया, लेकिन अफगान की तरफ से इसे नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की बड़ी बात कही जा रही है। अब आप समझिए, ये वही पाकिस्तान है जिसने तालिबान को पाला पोसा बढ़ा किया। हिंदुस्तान के खिलाफ उसने एक बड़ी ताकत बनाने की कोशिश की और उसने कोशिश तो अमेरिका के खिलाफ भी हथियार उठाने की थी, लेकिन वो जानता है कि अफगानिस्तान या तालिबान वो खासतौर से अमेरिका के खिलाफ कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं करेगा पाकिस्तान के कहने पर। लेकिन वहां पर तालिबान के लड़ाकों ने अमेरिका को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब पाकिस्तान बार बार यही सोच रहा है कि जो उसने बोया था अब वो उसके घर में ही लौट रहा है। आप समझिए, हिंदुस्तान ने जिस तरह से पहलगाम की वारदात को अंजाम देने के बाद में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, पाकिस्तान ने जो पहलगाम में लोगों का कत्लेआम मचाया था, उसके बाद में जो कार्रवाई की गई थी, ऐसा लगता है पाकिस्तान ने उसको कॉपी करने की कोशिश की। किस रूप में वो आप भी समझिए। ऐसे तमाम ठिकानों की बात कही जिन जगहों पे बाकायदा टारगेट किए, हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को वही किया और यहां पर भी पाकिस्तान ने उसे कॉपी करने की कोशिश की। अब ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या बलोच और तालिबान अब मुनीर से इंतकाम लेने पर उतारू हो चुके हैं? क्या पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक दोनों देशों के बीच में युद्ध भड़का देगी? सवाल ये कि पाकिस्तान ने मदरसे और मासूम लोगों को अपना शिकार आखिर क्यों बनाया? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, आपको उनसे मिलवाती हूं। जिस तरह से यहाँ पर हालात है उसके तमाम परिस्थितियों को देखकर अगर आप समझे तो ये तो कहा जा सकता है कि अब आने वाले वक्त में स्थिति खास तौर से पाकिस्तान के लिए चिंताजनक बनती हुई नजर आती है। और जो तस्वीरें भी सामने आई हैं वो तस्वीरें अपने आप में जरूर यहाँ पे बताती हैं कि किस तरह से
खास तौर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तनाव यहां पर जोरों से देखने को मिल रहा है। जिस तरह से वीडियो सामने आ रखे हैं उससे यह तो स्पष्ट हो चुका है कि यह हमला बड़ा घातक था। काबुल में जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, दूसरी तरफ आप ये भी मान के चलिए कि अफगानिस्तान की तरफ से अब बड़े हमले या बड़ी कार्रवाई का बार बार जरूर यहां पर बातचीत कही जा रही है कि इसका जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब। तो क्या युद्ध का आगाज इस मोर्चे पर भी होता हुआ नजर आता है? क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से जो बड़ा तनाव है वो अब एक तरह से उसका ट्रिगर दब चुका है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल जो मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं उनसे तो मिलवाऊं। फिलहाल मेरे साथ में रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी कनेक्ट हो रहे हैं और तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी मिलवाती हूँ। सर, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। यूके देवनाथ जी, ये जिस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव है, पाकिस्तान ने अंदर घुस के स्ट्राइक को अंजाम दिया ये कहा जा रहा है, वो भी रमजान के पाक महीने में। ये इस पूरी घटना को ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर को कॉपी करने की कोशिश की है पाकिस्तान ने। जी हाँ, पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि अफगानिस्तान से किस तरह से डील करे। अगर हम याद करें तो पाकिस्तान ने ही अफगानिस्तान के तालिबान को मदद की थी कि वो अमेरिका को अफगानिस्तान से उखाड़ फेंके, और तालिबान को पूरी ट्रेनिंग, अस्त्र शस्त्र, फंडिंग और जो बेस थे, लॉन्चिंग पैड्स थे, वो पाकिस्तान ने ही मुहैया कराया था। अब हो ये रहा है कि यही तालिबान जो है वो आज की तारीख में पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, और तालिबान ने बहुत क्लियरली बताया है कि डूरन लाइन जो है उसकी जो परिभाषा पाकिस्तान देता है, काबुल में तालिबान की जो सरकार है वह डूरन लाइन की उस परिभाषा को मानती नहीं है। इसीलिए अक्सर जो तालिबान टीटीपी के जो लड़ाके हैं वो डूरन लाइन को क्रॉस करके पाकिस्तान में आ जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से डूरन लाइन का इस तरफ का एरिया, यानी डूरन लाइन का जो पूर्वी क्षेत्र है वो भी अफगानिस्तान से बिलोंग करता है। अब पाकिस्तान को सिर्फ एक ही चीज आती है, कूटनीति भूल जाओ, रणनीति भूल जाओ, बस अपने हवाई हमले करते रहो। लेकिन ये तो बैकफायर हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कल परसों ही, क्योंकि बड़ी तादाद में औरतें, बूढ़े, बच्चे, बीमार लोग मारे गए हैं, कोलेटरल डैमेज बहुत ज्यादा है। अभी आप देखेंगे कल या परसों ही हजारों की तादाद में काबुल से, हेरात से, कंधार से टीटीपी के जो लड़ाके हैं, आईएस खुरासान के जो लड़ाके हैं, वो कूच करके खैबर पख्तूनख्वा पर हमला शुरू कर देंगे। जी, इसमें कोई शक नहीं सर। देखिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब जो कार्रवाई की गई है उसका जवाब दिया जाएगा, जिस रूप में एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। मेरे साथ में कुछ और खास मेहमान हैं, जल्दी से आप उनसे भी मिलवा देती हूँ दर्शकों को। रिटायर्ड विंग कमांडर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आलोक सहाय जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। बलूच एक्टिविस्ट सादिक रईसानी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से नदीम ज़ईम भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, और पाकिस्तान से हुसैन जावेद भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, पाकिस्तानी पत्रकार। आप सभी खास मेहमानों का भी बहुत स्वागत है। मैं हुसैन जावेद आपसे जानना चाह रही हूँ, जो मौजूदा हालात है जरा अपडेट दे दीजिए, क्या अभी हालात नजर आते हैं? क्योंकि अफगानिस्तान खामोश नहीं बैठेगा, उसने बड़ी कार्रवाई की बात यहाँ पर की गई है। जरा ये बताइए कि आखिर इस हमले की जरूरत क्यों थी? जी मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, बात यह कि अफगानिस्तान खामोश बैठे, अफगानिस्तान शोर मचाए, उनकी हरकतें सबके सामने हैं, और अफगानिस्तान को इतना मासूम समझना भी नहीं चाहिए। जब मैं अफगानिस्तान की बात करता हूं तो मैं उनकी काबुल हुकूमत की बात करता हूं। क्या आपके इल्म में नहीं है कि इस्लामाबाद में जो हमारी मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ उसके पीछे कौन था? क्या आपके इल्म में नहीं है कि बन्नू में जो हमारी सिक्योरिटी के लोग हैं उन पे जो कल अटैक हुआ उसके पीछे कौन था? और इसके अलावा बाजोड़ के अंदर हमारे 12 जो सिपाही हैं उनको इस तरह से शहीद किया गया। तो हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास इंटेल है, उसकी बुनियाद पे हमें अच्छी तरह पता है कि इन सब के डांडे अफगानिस्तान से मिलते हैं, और ये जवाब दिया गया है। अगर आपको ये एक्शन लग रहा है या आप उसको पहलगाम से इस तरह से कनेक्ट करें, तो मैं समझता हूँ ये कोई अच्छा कंपैरिजन तो नहीं है। मैं तो उसको यही समझता हूं। हमने वो हुसैन जावेद, आप भी बखूबी जानते हैं जिस रूप में एयर स्ट्राइक की गई, अब आपको यहाँ पर वो जायज कैसे नजर आता है
यहाँ पर जब अगर हिंदुस्तान ने एक्शन लिया था तमाम आतंकियों के ठिकानों को लेकर, वो इंटेल्स जो लगातार हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बताए थे, जब ऐसे तमाम अलग अलग, आप उन्हें मदरसा कह रहे हैं लेकिन जिस रूप में बड़े बड़े अलग ट्रेनिंग कैंप्स थे जहां पर पाकिस्तान की तरफ से ट्रेनिंग कैंप संचालित किए जा रहे थे, जब उन्हें टारगेट किया, मैंने तो बस वही बात की कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल उसी रूप में कॉपी करने की कोशिश की। हाँ, लेकिन उसमें हमने सिर्फ टारगेट किया था आतंकी ठिकानों को, लेकिन अफगानिस्तान कह रहा है आपने कोलैटरल डैमेज के नाम पर यहां पर कई मासूम बच्चे और महिलाओं तक को टारगेट कर दिया। मैं ये जानना चाह रही हूं, फिर आखिर उन, आप जिन्हें आतंकी कहते हैं, उन आतंकियों में और पाकिस्तान की सेना में क्या अंतर है? ये सवाल ना इंडिया के ज़हन में होता है, हमारे ज़हन में नहीं है और दुनिया के ज़हन में नहीं है, क्योंकि आज हमने अटैक किया अफगानिस्तान पाकिस्तान मतलब पूरी दुनिया नहीं हो जाता ना हुसैन जावेद? सुन तो लीजिए ना, मैं आपकी बात के जवाब दे रहा हूँ, मुझे एक दफा कंप्लीट करने दे। मैं इसमें ये कहूंगा, इससे पहले अक्टूबर के अंदर, नवंबर के अंदर भी हमने अफगानिस्तान के डीप डाउन अंदर जाके एक्शन किया। दुनिया ने क्या हमें कंडेम किया? अब दुनिया, हम इंडिया को नहीं समझते, दुनिया हम इसराइल को नहीं समझते। दुनिया का मतलब है अमेरिका, चाइना, रूस, सऊदी अरब, ठीक है, ये सब मिलके एक दुनिया बनते हैं। आज भी हमने अटैक किया, हम तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमने अटैक किया और हमने बताया कि हमने अटैक किया है। 11 मतलब 7 जून के ठिकाने अटैक किया है। दुनिया ने क्या अभी पाकिस्तान के इस एक्ट को कंडेम किया है? नहीं किया। ये अभी आप जाके खबरों में चेक कर सकते हैं, और करेंगे भी नहीं, क्योंकि यूएनओ की रिपोर्ट आई हुई है, वो अगर आपकी निगाहों से नहीं, गुजरी अच्छी हो, बात उसमें है। देखिए, ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार रिएक्शन लेती हूँ अन्य लोगों से भी। सादिक रईसानी, जरा आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए, अफगानिस्तान में जिस तरह से एयर स्ट्राइक की गई, वो भी कहा जाए अल्लाह की सेना जिसे कही जाती है, रमजान के पाक मौके पर बार बार सवाल ये खड़े हो रहे हैं, क्या उन आतंकियों को, जिन्हें आतंकी कहते हैं, जिन्होंने वारदातों को अंजाम दिया, उनमें और पाकिस्तान की सेना की स्ट्राइक्स में क्या अंतर नजर आता है? क्योंकि जान तो दोनों तरफ से कई मासूमों की भी गई है, क्योंकि कोलैटरल डैमेज की बात कही जा रही है इस दौरान। शुक्रिया जी। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक भाई यहाँ बैठे हैं, उसने इल्म की बात की, तो मैं उसके इल्म में भी कुछ चीजें करना चाहता हूँ। 1948 में बलूचिस्तान पे जबरन कब्जा किया, क्या आपके इल्म में? हमारे पुरखों को जो है ना कुरान के नाम पर पहाड़ों से उतारा गया, उनको सजाएं दी गई, आपके इल्म में है? क्या आपके इल्म में है कि 1951, 1952, 1961 इस अशरे में नवाब नूरुस खान और उसके जो है ना बेटों साथियों को कुरान के नाम पर जो है पहाड़ों से नीचे उतारा गया, और अयूब खान के जमाने में उनको फांसियां दी गई, उनको कैद दिया गया? क्या आपके इल्म में है कि 1971 में उर्दन में फलस्तीनियों का कत्लेआम किया गया पाकिस्तानी फौज ने? क्या आपके इल्म में है? क्या आपके इल्म में है कि बलूचिस्तान में अब क्या कुछ हो रहा है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जी तारीखी तौर पर पाकिस्तान का जो वजूद है वो 77 ईयर्स है, मगर यहाँ पे अगर आपको तारीख उठा कर जाएं तो आपको बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान, ये मुल्कों का वजूद था उस जमाने में। तो बात ये है कि जी पंजाबी जो है वो अफगान और बलोच को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पे हम बात करते हैं पंजाबी की, क्योंकि पंजाबी ने बलोचों के जिनोसाइड की, अफगानिस्तान को दरपदर किया। वो मुजाहिदीन के दौर में 79 में क्या असर हुआ, यहाँ पे जो है ना अड्डा बना हुआ था, पाकिस्तान जो है वो चौकीदार था, वहां पे असला बांटता था, पैसे लेता था। तो ये तो तारीख है, किताबों में है। इसके अपने ही एक पंजाबी डॉक्टर आयशा ने खाकी वर्दी लिखा है, तो उसमें आप पढ़ें, आपके इल्म में होना चाहिए। आप जो है ना फेवर की जो है ना उस पर आप बात करते हैं, यानी पाकिस्तान पे कोई भरोसा नहीं जी। वो जो है अपना, अब देखें ये रोजे के एक मुकद्दस जो है वो महीना है, इसमें जो है ना उन्होंने वो कर दिया। तो यहाँ बात तालिबान की नहीं है, यहाँ बात जो है नेशनलिज्म या बात जो है वो खल्क परचम की नहीं है, बात है अफगान सरजमीन। अब देखें कल रात कोई खैबर पख्तूनख्वा मकबूजा अफगानिस्तान के जो इलाके हैं वहां पे ड्रोन स्ट्राइक हुआ, 2 जगह पे, एक जगह 6 लोग मारे गए, एक जगह 7 लोग मारे गए, और उसी रात को अफगान सरजमीन पर जो है ना वो बमबारी की गई। तो ये सब अफगान थे, चाहे रिवरलैंड के इस तरफ या उस तरफ। इसी तरह बलोचों को भी तकसीम किया गया है गोल्डस्मिथ लाइन की सूरत में और रिवरलैंड की सूरत में, जिसे अफगान और बलोच कभी तस्लीम नहीं करते हैं।
इसमें कोई शक नहीं सर। देखिए, जिस तरह से हमेशा ड्रोन लाइन का जो एक विवाद है वो तो रहा ही है। मैं सहाय सर आपसे एक बार चीज को समझना चाह रही हूँ, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, बार बार सवाल ये खड़े होते हैं। देखिए, अगर आपकी सरजमी पर अगर कोई घटना को अंजाम देगा तो उसकी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अब पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही नजर आ रही है। जब हिंदुस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर या एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन किए गए थे तो पूरे दुनिया के सामने रोना रो रहे थे ये। अब खुद के किए के कर्म जो है वो खुद ही यहाँ पर नजर आ रहे। नैना जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ, उनसे मैं यही पूछना चाहता हूँ कि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे फर्स्ट वेव ऑफ अटैक किया था, वी मेड श्योर कि एक भी कोलैटरल डैमेज किसी भी पाकिस्तानी नागरिक का या पाकिस्तानी आर्मी का नहीं हुआ था। हमने इस प्रेसिजन से अटैक किया था। आपने जो अटैक किया प्रेसिजन से, आप एक तो आपका तर्क, पहले आप ये बताइए कि अगर आप इस आक्रमण को अफगानिस्तान में हुए आपके इस आक्रमण को अगर आप जायज ठहराते हैं तो हमारा आक्रमण भी ऑपरेशन सिंदूर का फर्स्ट वेव का आक्रमण जायज था। दूसरी बात, हमने जो प्रिकॉशन लिया उस आक्रमण में कोई भी कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ, न पाकिस्तान के नागरिक का न पाकिस्तान की सेना का। आपने जो आक्रमण किया है उसमें मदरसा अफेक्टेड हुआ है, उसमें सिविलियंस डैमेज हुए हैं। वो ये भी बताता है कि आपके प्रिसीजन स्ट्राइक जो है वो कितने कमजोर हैं भारत के मुकाबले में। जबकि अफगानिस्तान के पास कोई एयर डिफेंस नहीं है, कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। आप वहां खुलेआम फ्रीडम्स के साथ जा सकते हैं, आप अपना टारगेट चुन सकते हैं। तब आपकी ये हालत है कि कोलैटरल डैमेज हुआ है और पिक्चर्स आ रहे हैं, अभी डैमेज हुआ है। आप बहुत ही जल्दी, आपका ये कहना है ना कि विश्व में किसी ने किसी आलोचना नहीं की है, इसकी आलोचना बहुत जल्दी होगी एयर स्ट्राइक की। आप देख लीजिए, अभी तो खबरें छन के आ रही है, अभी पिक्चर्स आने शुरू हुए हैं आज ही से। तो ये देखना पड़ेगा इनको कि भारत और पाकिस्तान में आपको अंतर समझना पड़ेगा। आप ये समझिए एक और बात कि यही तालिबान जो अमेरिका के विड्रॉल के बाद ये माना जाता था कि पाकिस्तान का सपोर्टर है और पाकिस्तान के साथ मिलकर इनके अच्छे संबंध हो गए, वही आज तालिबान क्यों आपके खिलाफ हो गया? आप क्या अपने गिरेबान में झांक कर देख रहे हैं कि वही आपके गिरोह वाले जिनको आपने पाला पोसा वो आपके खिलाफ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपकी नीतियां ऐसी हैं कि आप बलूचों को नहीं बर्दाश्त करते। आपके पंजाबी सेना जो है वो पश्तूनों को बर्दाश्त नहीं करते। पश्तूनिस्तान की जो वहां पर आवाम वहां पर जो ये चल रही है, अफगानिस्तान के जो टीटीपी हैं उनका बहुत बड़ा गिरबान एक ये है, सिर्फ डोरन लाइन नहीं है, वो बार बार क्रॉस करके आते हैं और देखते हैं कि पश्तूनों पर और बलूचों पर क्या अत्याचार हो रहा है। तो वही तालिबान, वही तालिबान जो आपके पाले पोसे थे और आपके हिमायती थे, वो आज आपके खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। तो ये आपका फेलियर है, आपकी असफलता है। जी हाँ। हुसैन जावेद आपकी बात पे जवाब दे रहे थे। हुसैन जावेद, आप कुछ कहना चाह रहे थे। ये जो कार्रवाइयां की गई हैं उसमें कई मासूम लोगों की जान भी गई है। जी मैम, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो एक्शन किया गया ना, ये जो हमारे पास इतलात है और ये इतलात जो है ये आपको मिल जाएंगी जो अफगानिस्तान के अंदर नॉर्दर्न अलायंस है जो एंटी तालिबान भी रही, उन्होंने एक्स पे शेयर किया कि इस हमले में 200 से ज्यादा अफराद जो है वो मतलब आज सुबह तक मारे गए। ठीक है, और उसमें ज्यादातर जो है वो उसमें आतंकवादी ही थे। ये हम नहीं कह रहे, ये वहां का नॉर्दर्न अलायंस कह रहा है, जो एक जमाने में इंडिया का भी बड़ा अच्छा दोस्त हुआ करता था। अरे जनाब, पर मैं तो जो रिपोर्ट्स पढ़ रही हूँ उसमें तो ये बताया गया कि मस्जिद उड़ा दी गई, वहां पे परिवार रहता था, एक फैमिली जो है उसको उड़ा दिया गया, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, उनकी भी जानें गई हैं। तो क्या बच्चे भी आतंकी थे क्या आपकी नजर में? मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप मुझे कंप्लीट कर दें, मैं आपके सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ। ये जो वहां पे इस तरह का डैमेज हुआ है जिसमें आपको लगा कि उसमें खवातीन की डेथ हुई है, ये वही आतंकवादियों की फैमिलियां थी जो उनके साथ इस तरह रह रहे थे और ये ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इनको। और एक और बात कि ये जिस मदरसे की आप बात कर रही हैं, ये रमजान का महीना है, वो बिल्कुल बंद पड़ा था। इस बात को भी देख लें, वो बिल्कुल खाली था। यही तो आतंकवाद है कि तो ये खाली जगह पे हमला करने की क्या जरूरत थी फिर? अगर सटीक इंफॉर्मेशन थी तो खाली जगह पे हमला कैसे कर दिया गया? जी जी, आलोक साहब जी कुछ कह रहे हैं। जी जी, क्योंकि मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए कि ये जो तालिबान थे ये तो आपके सपोर्टर थे, आपके नुमाइंदे थे, आपके खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं? इस बात का जवाब दे सकते हैं आप? देखिए, बात बहुत ही एक सिंपल सी, और मैं इस
चैनल पे कई शोज में इस तरह से आ चुका हूं। मैंने हमेशा कहा है कि हमने अफगानिस्तान के हवाले से हिस्टोरिकली एक गलती की है कि तमाम जो हमारे अंडे थे वो हमेशा इनकी टोकरी में रखे। यहाँ पे और भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्शंस थे, हमें उनको भी साथ लेके चलना चाहिए था। हमसे गलती हुई, हम उसको बिल्कुल मानते हैं, और इन फ्यूचर हमारी ऐसी ही सोच है कि हमने इनके ऊपर इस तरह रहना नहीं है। दूसरी बात है कि इंडिया फैक्टर भी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अहम है ना। आपके इल्म में है कि अक्टूबर में जब उनके वजीर खारजा ने दिल्ली का विजिट किया, उसके बाद कितनी इंटेंसिटी आई है, तो हमको सब पता है, हमारे पास भी इंटेल्स इस हवाले से मौजूद रहती है, और उसी की बेस पे हमने ये अटैक किया है और अफगानिस्तान को एक खुला किस्म का मैसेज दिया है कि अब इस तरह नहीं चलेगा कि जब चाहे आप इस तरह बन्नू में आके हमला कर दें, इस्लामाबाद में आके हमला कर दें। लेकिन एनफ इज एनफ। लेकिन आप जी जी अच्छा, आलोक साहे जी कुछ कह रहे हैं। आप एक नैना जी, एक मिनट। आप ये कह रहे हैं कि वो भारत के पास आए और उसके कारण ऐसा हुआ। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बलूचियों के साथ क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है? क्या आप ये बताइए कि पंजाबियों को छोड़ के कोई ऐसी कौम है पाकिस्तान में जो आज पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ रही है? देखिए मेरी बात सुने सर, मैं ना बहुत ही रिस्पेक्ट से आपको कहूंगा, यहाँ पर जो है हमारे और भी जो इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट है वो भी बैठे और बड़े वो अच्छे से बात करते हैं। इस बात को एथनिसिटी पे ले आए, इस तरह से आना लेके कि बलोच क्या है, पंजाबी क्या है, पख्तून क्या है, ये बहुत ही सुपरफिशियल किस्म की बात होती है। हम सब पाकिस्तानी है, तो इसको इतने लो हुसैन लेवल के ऊपर इस तरह बात नहीं आप करनी ये बात कह रहे हैं, लेकिन आप ही के साथ में आपने कहा कि भाई बलोच, पठान, पंजाबी सब एक साथ, लेकिन सादिक रईसानी, क्या पाकिस्तान में वाकई में तस्वीर ऐसी नजर आती है क्या जो बात यहाँ पर हुसैन जावेद कह रहे हैं? अगर सब एक है और इतना प्रेम है, इतना भाईचारा है, तो क्यों नाराजगी है? कभी बीएलए, कभी टीटीपी, कभी खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह से बड़े धमाके। जरा जवाब दीजिएगा हुसैन जावेद को। जी हम पाकिस्तानी नहीं है जी, हम बलोच हैं। बलोच एक आज़ाद मुल्क था, 1948 में उसको कब्जा किया गया। उसके बाद जो है 1958, 1962, 1973 और 2001 से इंसर्जेंसी वहाँ पे चल रही है। बलोच जो है वो पंजाबी की जो है ना इस कब्जे को तस्लीम नहीं करती। और दूसरी बात रही ये फौज पंजाबी है जी, इसमें तो अब ये देखें वो इनका बलोच वो है वो क्या उसमें कोई बलोच नहीं है, सारे पंजाबी हैं। तो ये एक बात है, ये अपने आप को तसल्ली देते हैं। किताबों के पीछे बैठकर जो है ना आदमी बुजुर्ग नहीं बनता, तो बात हकीकत की करनी चाहिए, बात तारीख की करनी चाहिए। बलूचिस्तान इज अ नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और उसी अपनी पोजीशन के लिए, आजादी के लिए वो मजम्मत कर रही है। तो ना पंजाबी कुछ अच्छा, मुझे कंप्लीट तो करने दे सर, ठीक है आपका पॉइंट आ गया। मैं इसमें यही कहूंगा कि एक तो मैं इनसे ये पूछता हूँ कि सर आपका ताल्लुक अगर बलूचिस्तान से, क्या आपने कभी वहां इलेक्शन लड़ा है, एमपीए का, एमएनए का, या आप कभी सेनेटर बने हैं? क्या आपके पास कोई इस तरह का वोटिंग मार्जिन है? दूसरी बात, आप जिसको पंजाबी फौज कह रहे हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री ये भी तो पढ़ लेना कि जो हमारे जनरल काकड़ साहब थे, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे 92 से लेके 95 तक, उनका ताल्लुक किस सूबे से था? बलूचिस्तान से था। तो मैं समझता हूँ हिस्ट्री को थोड़ा सा ना देख के भी पढ़ना चाहिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान है, आपके अकेले के नाम मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बलूचिस्तान से नहीं था जी, वो क्या मानसेरा इस इलाके से था, टबात का था वो। बिल्कुल गलत है, आप गलत कह रहे हैं। काकड़ कहाँ पे होते हैं? क्या काकड़ जो है मानसेरा के इलाके में होते हैं? काकड़ तो लाहौर में भी होते हैं तारीखी तौर पर। सर आप क्या बात कर रहे हैं? आई एम सॉरी। ये नैना जी, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। अरे आपको सवाल का जवाब मिला, लेकिन जनता को तो सवाल का जवाब नहीं मिला है ना। सबसे मैं रुक करना चाह रही हूँ एक बार नदीम ज़हीम का, अगर वो सुन पा रहे हो। नदीम ज़हीम, बार बार जो तमाम तरह की बातचीत कही जा रही है, एक तरफ हमने देखा था अफगानिस्तान ने एक पॉजिटिव संकेत कुछ समय पहले दिखाया था, पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा किया था, जो 17 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया था, और पाकिस्तान ने उसके बाद में एयर स्ट्राइक्स की, और ये कहा जा रहा है कि सिविलियंस मारे गए हैं। वो इस बात को लेकर बार बार ये बातें उठाते हैं। तो पाकिस्तान खुद को मुस्लिम देश कहता है, ये हिपोक्रेसी नहीं है क्या? दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि भाई उन ठिकानों को टारगेट किया गया। खुद यहाँ पर हुसैन जावेद कह रहे हैं कि भाई वो तो मदरसा खाली था, मदरसा खाली था तो हमला क्यों हुआ फिर? या क्या प्रॉपर जानकारी नहीं थी क्या ठिकानों की, आतंकियों के ठिकाने की? नैना, बहुत शुक्रिया आपका। पहली चीज तो ये है कि अफगान तालिबान में और ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, इसमें बड़ा फर्क है। इनकी आइडियोलॉजी में फर्क है, इनके टारगेट्स में फर्क है, इनकी जो जंगी मेथडोलॉजी है उस पर फर्क है। ये समझने की जरूरत है कि अफगान तालिबान बिल्कुल अलग चीज है, और ये जो
फितरतुल हिंदुस्तान जिनको कहा जाता है, ये जिनको खवारिज कहा जा रहा है, ये लोग अलग हैं। इनके ऊपर अटैक करना यानी ये पाकिस्तान के अंदर जगह जगह अरे दहशतगर्दी करते हैं। नदीम जहीम, मुझे एक बात बताइए, आप क्या कोई अगर आवाज बुलंद कर दे तो आप उसको हिंदुस्तान से जोड़ देते हैं? आपने कभी सोचा है कि आपके यहाँ जब इतनी सिक्योर्ड लाइन से आपके यहाँ पे पाकिस्तानी कैसे दाखिल हो आपके यहाँ आतंकी कैसे दाखिल हो जाते हैं? दूसरी तरफ, माफ कीजिएगा बार बार, क्योंकि पाकिस्तान और आतंक का नाम इस तरह से कनेक्ट होता है कि आतंक के नाम पर पाकिस्तान ही निकलता है, जुबान फिसल जाती है। दूसरी बात ये, अब आप कह रहे हैं कि जिस तरह से बड़े हमले हुए जो अलग अलग ठिकाने थे सामने, उसमें तो बड़े स्तर पर कोलैटरल डैमेज हो गया। क्या सही जानकारी नहीं थी क्या आपकी सेना को, या अभी परिपक्व नहीं है वो? पाकिस्तानी एजेंसीज की सही जानकारी तो आप लोगों को बहुत बेहतर पता है। इंडिया से बेहतर कोई नहीं जानता कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज कितनी काबिल है और कितनी उनकी जानकारी जो है वो दुरुस्त होती है। मगर बात मैं कर रहा था कि तालिबान जो अफगान तालिबान है और पाकिस्तान तालिबान है, इनमें जरा फर्क को समझें। इनका फर्क समझ में आता है। जो बच्चों को मार रहे हैं मस्जिद में, जिनके लिए मस्जिद रिलीजन कोई अहमियत नहीं रखता, उनके लिए आप आवाज उठा रही हैं कि वो रमजान में उनको क्यों छेड़ा गया। अगर वो रमजान में या रमजान से पहले गलत काम करेंगे, दहशतगर्दी करेंगे, तो पाकिस्तान की ये कार्रवाई पहली दफा नहीं हुई। अफगानिस्तान में ये कार्रवाई 2016 से ही शुरू हो गई थी। जो बहुत सारी कार्रवाइयों को तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज ने बताया नहीं, मगर ये जो कार्रवाई की गई थी सबसे पहले एटीएस का वाकया, और एटीएस के वाकये के बाद आलोक साहे जी, यहाँ पर ये कहा जाए कि तालिबान को भी दो हिस्से में बांट रहे हैं, वो तालिबान को भी दो हिस्से में बांट रहे हैं, गुड तालिबान बैड तालिबान वाली तर्ज पर, कि ये वाला थोड़ा ज्यादा आतंकी है, ये वाला थोड़ा कम आतंकी है। नदीम साहब और हुसैन साहब, देखिए, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आतंकवाद को जो भी पोसेगा ना, वो आप उसको भुगतना पड़ेगा। उसको भुगतना पड़ा है, इतिहास गवाह है। थोड़ा इतिहास आप देखिए। आपने इसी तालिबान को पाल पोस के बड़ा किया और आज यही तालिबान आपका नासूर बना हुआ है। आप इस बात को समझिए। क्यों आपका नासूर बना हुआ है? आप इस बात, एक मिनट, मेरी बात कर लीजिए। आपने जो बोला ना, की जंगें लड़ी हैं, पाकिस्तानी फौज ने दो प्रकार की जंगें लड़ी हैं, उसमें बिलाशुबा तालिबान को सपोर्ट किया था। उनकी आइडियोलॉजी जब तक इस्लाम के ऊपर थी वहां तक उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट किया था। उसके बाद जब ये तालिबान इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ मुसलमान की आइडियोलॉजी को लेकर खत्म कर रहे थे और मसाजिद को और इनको जब शहीद करना शुरू किया, उसके बाद से पाकिस्तानी फौज ने बाकायदा तौर पे इनके खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। और उसके लिए अफगानिस्तान सरजमीन देखनी है, ना इंडियन ट्रेनिंग कैंप्स को देखना है, वहां पे पहुंच के उतर के वो कार्रवाई करेंगे। और मेरे ख्याल में ये पॉलिसी पाकिस्तानियों की हमायत। ओके, नदीम साहब, आप ये बताइए कि 2021 तक यही तालिबान जो थे ये इस्लाम को मानने वाले हैं और ये आपके बहुत अच्छे नुमाइंदे थे, बड़े अच्छे थे, इनको आपसे ताल्लुकात। ये बलूचिस्तान वाले भी, ये भी तो इस्लाम मानते हैं, ये सिंध वाले ये भी इस्लाम मानते हैं। आप जो खड़ा करेंगे, आप जो बोएंगे, वो आपको काटना पड़ेगा, वो आपको काटेगा। आप इस बात को समझिए। नदीम साहब, एक और बात मैं आपको बताऊं, आपकी जो सेना है ना, उस सेना में जो तरह से पाकिस्तानियों को वो मूर्ख बनाती है, आज पाकिस्तान की हालत जो ऐसी हुई है नदीम साहब, वो इसलिए हुई है कि आम नागरिक, आम आवाम जो वहां का पढ़ा लिखा आपके जैसा आदमी है, वो भी इस बात को नहीं समझने को तैयार है कि ये टेररिज्म को बढ़ावा हम देंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये जो मुल्ला जो है, ये कट्टरपंथियों को हम बढ़ावा देंगे मदरसों के थ्रू, तो ये भारत के जमीन खोदने के लिए नहीं, भारत की जमीन तो ये अभी खोदेंगे, भारत खोदने देगा कि नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन ये अंत में पाकिस्तान की ही जमीन खोदेंगे। और देखिए, आप खोद रहे हैं, आपके सामने है, जो आपके नुमाइंदे थे वो आपके खिलाफ खड़े हैं। आप देखिए कि आप, और सेना के कारनामे देखिए, ये सेना क्या कारण है कि पंजाबी छोड़ के हर नस्ल के लोग आज वहां हथियार उठा के खड़े हैं आपके खिलाफ। ऐसे वो सारे तो इस्लाम को मानने वाले हैं। सवाल ये होना चाहिए कि ये कैसे बदला। मैं आपको जवाब दिए देता हूँ कि ये कैसे बदला। ये मुमकिन है कि आज आप मेरे दोस्त हैं और कल आप दुश्मन बन जाए,
आपकी कोई एक हरकत, आपकी कोई एक जुर्म, आपका कोई एक अमल मुझे आपके खिलाफ कर सकता है। भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं माजी में, बहुत बुरे भी रहे हैं, जंगें भी हुई है और दोस्तियां भी हुई हैं। डेलीगेशन पाकिस्तान से भारत जाते थे, भारत से डेलीगेशन बहुत सारे पाकिस्तान आते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि हर दौर में हर एक चीज सारी जिंदगी के लिए एक ही पॉलिसी के ऊपर चलने लग जाए। अफगानिस्तान में हमने जंगें लड़ी हैं, 2 प्रॉक्सी वॉर दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स की लड़ी है। लेकिन नदीम ज़ईम हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते ना। हिंदुस्तान के साथ में हमेशा आपने उसे धोखा दिया और उसके बाद में अब हिंदुस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाती है। आपने तालिबान को हमेशा पाला पोसा, अब वही तालिबान आपके सर पे चढ़ के ताता थैया कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने आतंक को पोया था, अब आप आतंक पा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये तो बड़ा, मैं चाहूंगी यूके देवनाथ जी आपको जरा इस बात को समझाइए, क्योंकि यहाँ पर बलूचिस्तान की भी तस्वीर लगातार हम देखते रहे हैं। बलूचिस्तान में यहाँ पर जो मुस्लिम है उनकी आवाज दबाई जाती है और वहां पर एक तरह से आतंक की बात कहते हैं और ये कहा जाता है कि उनकी आवाज उठाई जाती है। ये किस तरह की हिपोक्रेसी है पाकिस्तान की? ये मुस्लिम सॉलिडारिटी की हमेशा बात करते हैं, आखिर ये किस तरह की परिस्थिति है? नैना जी, देखिए, किसी भी मुल्क में हमेशा ऐसा होता है कि काफी अलग अलग तबके के लोग होते हैं। लेकिन दुनिया में अगर आप पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सब मुल्क देखें, बाकी सब दुनिया के जो मुल्क हैं उन्होंने इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकाला। हर मुल्क में आप देखें, खासतौर से डेमोक्रेसीज में एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो कि दूर दराज के एरियाज में जो भी लोग रहते हैं उनको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। ऐसे भी मुल्क हैं इसको अंग्रेजी में बोला जाता है फेडरल स्ट्रक्चर, जहां सेंट्रल अथॉरिटी जानबूझ के अपने को थोड़ा सा कमजोर रखती है और दूर दराज के क्षेत्रों में जो प्रोविंशियल पावर्स है उनको जानबूझ कर थोड़ा ज्यादा पावर दी जाती है, ज्यादा ताकतवर रखा जाता है, थोड़ी ऑटोनॉमी भी दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ कि शुरुआती दौर से ही दूर दराज के क्षेत्र जो हैं, चाहे बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पीओके हो, यहाँ के लोगों को सेंट्रल अथॉरिटी ने रावलपिंडी, इस्लामाबाद का जो एक्सेस है और डेफिनेटली पंजाबी डोमिनेटेड सुन्नी जो तबका है उन्होंने दबा के रखा है। तो जब तक ये जबरदस्ती बलूची लोगों के ऊपर या पठान लोगों के ऊपर रूल करने की कोशिश करेंगे तब तक ये दिक्कतें आती रहेंगी। एक ही चीज कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि जो बलूच लोग थोड़ी सी ऑटोनॉमी मांग रहे हैं और ज्यादा ऑटोनॉमी दें, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके एरिया से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, चाहे गैस हो, चाहे कच्चा तेल हो, चाहे रेयर अर्थ मिनरल्स हो, वो रेवेन्यू या अभी इनकम जो शुरू होगी ग्वादर पोर्ट से, लेकिन सर यही तो नियत की बात हो जाती है कि अगर करना होता तो इतने लंबे वक्त का इंतजार थोड़ी करते। 80 साल होने को आए। अरे अगर मैं बात कर रही हूँ 47 के बाद से भी 78 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, इतना लंबा इंतजार थोड़ी ना करना पड़ता। और बलूचियों को फिर ये कहा जाए आवाज बुलंद क्यों करनी पड़ती? यहाँ पर तो नियत और नीति का ही तो सबसे प्रमुख अंतर है। नैना जी, ऐसा होता है कि फेडरल स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो प्राधान्यता दी जाती है, यानी जो जिस चीज को मान लिया जाता है वो ये माना जाता है कि हमेशा एक सेंट्रिपल फोर्सेस होंगी। तो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वो हमेशा अपने को सेंट्रल फोर्सेस से थोड़ा अलग मांगने ये हम में से जिन्होंने भी पॉलिटिकल साइंस या मिलिट्री में स्टडी किया है हम सबको मालूम है, सैकड़ों साल से, हजारों साल से हुआ है। तो इसमें सेंट्रल अथॉरिटी किस तरह से काबू में रखेगी? हथियार से काबू रखना इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान की आर्मी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो हथियार के बल पर बलूच लोगों को या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को या टीटीपी के लड़ाकों को, बीएलए के लड़ाकों को नहीं हरा पाएगी। एक ही तरीका है, प्यार मोहब्बत, बातचीत, बातचीत
और बातचीत, बदले की कार्रवाई की तो फिर से पूरा मामला शून्य पे आ जाएगा। जी, लेकिन सर यू टर्न की भी अभी कोई गुंजाइश नजर आ रही है क्या? यहाँ पर मुझे एक बात बताइए जरा हुसैन जावेद, यही बात है 78 से 80 सालों के बाद में ये कहा जाए बलूचियों को, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके के लोगों को जो तुच्छ समझा गया, या ये कहा जाए कि चाय में मक्खी की तरह समझा पाकिस्तान ने, उसी का ही नतीजा है कि लोगों की नाराजगी बड़े स्तर पर है। अब एक तरह से लॉन्चिंग पैड आतंकियों के अलग अलग यहाँ पर पाए जाते हैं, चाहे बात ये कहा जाए कि आईएस की बड़ी भूमिका हो, आपने बीएलए को एक तरह से विद्रोही गुट की बात कही, या जो बड़ी तस्वीर नजर आती है उसका एक बहुत बड़ा रीजन यही है। क्या वो प्रेम या बातचीत का दौर ही नजर नहीं आया, कॉन्फिडेंस ही नजर नहीं आया? आपने कॉन्फिडेंस दिखाया था टीटीपी को बढ़ाने में, तालिबान को बढ़ाने में। देखिए, मैं इसमें यही बात कहूंगा कि सबसे पहले आप बात उनसे करते हैं जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को माने, आप बात उनसे करते हैं जो आपके अवाम के ऊपर हमला ना करें, आप बात उनसे करते हैं जो आपकी फोर्सेस के ऊपर इस तरह घात लगा के अटैक ना करें, ठीक है, फिर तो बात हो सकती है। अगर ये सियासी तौर पे सामने है, ये जो फैक्शंस है, चाहे वो बीएलए है या बीएलएफ है या टीटीपी है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड आतंकवादी है। क्यों हम बने नहीं कहते मैं वही तो कह रही हूँ, 78 से 80 अमेरिका सालों के बाद में अभी क्या बातचीत की? वही तो बात यूकी देवनाथ जी कह रहे थे, बातचीत का इतना लंबा गैप, विकास का इतना लंबा गैप, सामंजस्य का इतना लंबा गैप, इसी वजह से उनके मन में असंतोष बना और वो विद्रोही बन गए। देवनाथ जी की मैंने सारी बात सुनी, मैं तो हमेशा कहता हूँ हमेशा सेंसिबल बात करते हैं, वो कोई बाइस बात बिल्कुल नहीं करते हैं, उनकी मैं हमेशा सराहना भी करता हूँ। लेकिन मैं वही बात करूंगा कि जो शख्स हमारी स्टेट की रिट को चैलेंज करेगा वो पाकिस्तानी नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप समझते रहिए कि बीएलए पाकिस्तानी हैं या ये हैं, इसमें इनको बलोच अवाम की कोई हिमायत हासिल नहीं है, टीटीपी को पख्तून अवाम जो हमारे, इनको कोई हिमायत हासिल नहीं है। और मसला क्या है, अगर ये इतने सच्चे होते, मैम सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए, अगर ये बीएलए वाले और टीटीपी वाले बाकी इस धरती के बच्चे होते ना, तो भाग भाग के अफगानिस्तान मत जाते जहां पे इनके हाइड आउट्स है, जहां पे इनके सेफ हेवन है, और अब हमें वहां जाके इनके खिलाफ एक्शन करना पड़ रहा है। तो ये कोई पाकिस्तानी नहीं है, हम इनको निकाल चुके हैं। लीजिए हुसैन जावेद की, कभी आप कहते हैं कि अफगान और पाकिस्तान, क्योंकि दोनों तो भाई भाई हैं, सेम बिरादर्स हैं, जो बात कही जाती है, अब दूसरी तरफ आप उन्हें अलगाव कह दे रहे हैं। यहाँ पर जो बड़ी प्रतिक्रिया है वो भी मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से आ रही है बार बार बलूचिस्तान को लेकर। सादिक रईसानी क्या कहेंगे? वेल, मैं ये भी बता दूं, हमारे साथ पाकिस्तान से भू राजनीतिक विश्लेषक एडवोकेट जहांगीर कलहोड़ो भी कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन जवाब दीजिएगा जरा सादिक रईसानी। जी देखें, बात वही तारीख पर दोहराएंगे कि एक जमाना था 1973 में, शाह ईरान पहलवी खानदान थे, तो वहां पर भी हमारा मगरबी बलूचिस्तान है, वो भी कब्जा है। तो उसने जब ये महसूस किया कि भाई ये हाथ से निकल रहा है, तो उसने कुबरा हेलीकॉप्टर्स और पाकिस्तान को फंडेड दिए, और मरी कोहिस्तान के इलाके में जो है हेलीकॉप्टरों के जरिए जो है ना, वो अमेरिकन हेलीकॉप्टरों के जरिए वहाँ पे बमबारी की गई, और हमारे बलोचों को जो है वो बहुत से बलोच मारे गए, बहुत से गिरफ्तार हुए। आज भी ये सिलसिला जारी है, बलूचिस्तान के अंदर ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज तो अभी एक और इन्होंने सिलसिला शुरू किया है कि जो भी अक की बात करे उसके घर को जो है ना डायनामाइट से उड़ाओ। हमारे बहुत से लीडरों के घरों को जो है ना, जिस तरह नवाब खैर बख्श मरी के बेटे के घर को वो किया गया, बलूचिस्तान के अंदर जो है नोशके के अंदर इसी तरह का वो अमल किया गया। शायरों के जो तंजीमों के लीडर हैं उनके घरों को मिसमार किया जा रहा है। इसी तरह बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों में मकुरान के अंदर जो है घरों को मिसमार किया जा रहा है। जी सर सादिक जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाह रही हूँ, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। ईरान से खबर है, राजधानी तेहरान में कई अलग अलग जगहों पर बड़े धमाके होने की खबर सामने आ रही है। 30 धमाकों से ईरान की राजधानी दहल गई है। तेहरान में फिलहाल जानकारी है कि इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं, बिजली भी काटी गई है। लगातार जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव है, या ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में तनाव है, इस बीच ये बड़ी तस्वीर नजर आती है। देखिए, ये धमाकों की तस्वीरें सामने आई है, दूर से ही ये धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आता है, आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। माना जा रहा है कि क्या जंग का आगाज हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से पहले जो परिस्थितियां सामने आ रही थी उसमें बार बार शनिवार का जिक्र किया जा रहा था, तो क्या ये हमले का आगाज है? क्योंकि लगातार इसके पहले भी हमने देखे हमले और तनाव और धमकियां लगातार दी जा रही थी। इस बीच
लगातार बड़े प्रदर्शनों की भी तस्वीर ईरान में देखने को मिल रही थी। यहाँ पर लगातार ईरान की यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हुए, दूसरी तरफ तेहरान में जगह जगह ऐसे धमाकों की तस्वीर नजर आती है। नीला आसमान पूरे काले धुएं से पट पड़ा है, पूरे यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ इसी तरह की हलचल है। बताई जा रही है कि जिस तरह से यहाँ पर धमाके हुए, काफी दूर तक इन धमाकों की गूंज थी। फिलहाल और जानकारी आने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ये खतरे की घंटी के तौर पर जरूर नजर आता है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के बीच तेहरान में किस तरह से धमाके की तस्वीरें सामने आई हैं, ये वो हालात बयां कर रही हैं। बताया जा रहा है स्थिति को देखते हुए इंटरनेट सेवा फिलहाल बाधित की गई है, बिजली भी कुछ इलाकों में काट दी गई है। स्थिति को देखते हुए लगातार कुछ जगहों पे बड़े प्रदर्शन की भी तस्वीर है। ये अपने आप में खतरे की घंटी है क्या, ये बड़ी बात। तो इस बड़ी खबर पे लगातार इंडिया डेली बना हुआ है। ईरान की राजधानी तेहरान में एक बार फिर से धमाकों की गूंज यहां पर नजर आती है। लगातार तनाव का माहौल इस इलाके में नजर आ रहा है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारी डिबेट की तरफ। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी तनाव जरूर यहां पर नजर आता है। मैं चाहूंगी जरा जहांगीर इस बात को लेकर जवाब दें। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि खासतौर से पाकिस्तान की ISI तो बड़ी स्ट्रॉन्ग हर चीज को लेकर मॉनिटर करती है, लेकिन जिस रूप में बड़े दावे ये किए जा रखे हैं कोलैटरल डैमेज के साथ में कि कई मासूम बच्चों की भी जान गई, कुछ लोगों की भी जान गई, तो ये किस तरह की कार्रवाई है? ये एक तरफ कोलैटरल डैमेज की आड़ में क्या डर फैलाने वाली एक बड़ी तस्वीर है, क्योंकि बलूचिस्तान की भी वही हालात हैं और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भी यही हालात हैं। अच्छा नैना जी, बड़ी मेहरबानी, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। मेरे सारे जो है लर्नेड फ्रेंड बैठे हुए सब सीनियर हैं और सारे इज्जतमाब है मेरे लिए, सिवाय रईसानी साहब को छोड़ के। मैं थोड़ा सा शुरू यहाँ से करूंगा क्योंकि लास्ट टाइम जो BLA का अटैक हुआ था तो कुछ जो है उनके जो है खौरजियों ने सरेंडर किया था। उस सरेंडर में जब उनसे स्टेटमेंट ली गई तो उन्होंने कहा कि हमें बशीर ज़ैब बलोच जो मोस्ट वार टेररिस्ट है, उसने हमें ये डायरेक्शन दी कि क्योंकि इंडिया जो है जहाँ बाहर से निकल रहा है तो हमें लास्ट यही जो है कहा गया कि बस ये आखिरी हमला है, इसके बाद हमें कोई सर के ऊपर हाथ रखने वाला नहीं है। तो इस वजह से हमने ये जो है हमला किया है, जिसमें मासूम औरतों को यूज किया गया, उसमें बच्चों को जो है निशाना बनाया गया जो BLA का। जहांगीर क्या इतने मासूम हैं आप पाकिस्तानी कि आपके सैनिक जब आवाज उठाते हैं रो रोकर आप उनकी बातों को नहीं मानते, आप उन्हें डिसोन कर देते हैं, और आप अफगानियों की तरफ से अगर कोई कहता है तो आप उनकी एक्सेप्टेंस दिखाते हैं। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। सहाय जी आपकी बात पे कुछ जवाब दे रहे हैं, वेल आप भी अपनी बात पूरी कीजिएगा। जहांगीर साहब बस एक बात का जवाब दीजिए कि पाकिस्तान में करीब 44.5% पंजाबीज हैं और करीब 15.5% पश्तून हैं, 14% करीब सिंधी हैं, 8.5% सराइकीज हैं, 7.5% मुहाजिर हैं और 3.5% के आसपास बलूच हैं। इसमें से कौन आज पाकिस्तानी पंजाबी सेना के साथ खड़ा है? कोई एक का नाम ले लीजिए। अच्छा सर सुनिए, तो मैं तो ऐसे ही कहूँ कि आपके नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में बड़ा फर्क है, नागालैंड में और असम में और मणिपुर में बड़ा फर्क है। मैं ये कह दूं कश्मीर में और खालिस्तानियों में जो अभी पीस ऑफ बोर्ड की मीटिंग हुई थी वहां पे खालिस्तानियों ने क्या किया था आपके साथ, तो मैं ये बोल दूं। अगर 1 मिनट मुझे बोलने दे तो मैं आपको जो है ना आपके सारे फैक्ट रखूं, क्योंकि मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आप बड़े लर्नेड फ्रेंड है मेरे, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। 1 मिनट बोलने दे। अच्छा ये हुआ कि हमने जो है जब इनके ऊपर डंडा टाइट किया अफगानियों के ऊपर, तो ये भागे गए कतर में, फिर जो है तुर्की में कि हमें आप बचाओ। तो हमने इनको थोड़ा बहुत शरण दिया कि भाई ठीक है एटलीस्ट तुम जो है जो हिंदुस्तान से फंडिंग हो रही है तालिबानियों की वो कम कर दे, वो सारी। उन्होंने कहा हम सारा एक्शन लेंगे, आप हमें जो है हम लोग से, क्योंकि ना हमें इंडिया बचा रहा है जिस तरीके से आपके पास आके होस्ट कर। जहांगीर बड़ी हैरान करने वाली बात है, आपकी डायरेक्ट TTP के आतंकियों से बातचीत होती है, मुझे आपकी तो पहुंच बड़ी आगे तक है, ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। जी साहे जी भी कुछ कह रहे हैं। ने पूछा ना हमसे कि भारत में जो विरोध होता है तो वो सारे विरोधी, आप बताइए ना भारत में कितने एथनिक ग्रुप है और सारे क्या हमारे सारे खिलाफ खड़े हैं? मैं उसकी बात बता रहा हूँ, मैं उसकी बात बता रहा हूँ जो अनरिकॉर्ड है। नाम लीजिए कोई एक एथनिक ग्रुप जो आपके साथ खड़ा है। मैंने बड़ा मूल प्रश्न किया है आपसे।
जहांगीर जवाब दीजिए। सर सॉरी, मैं नहीं सुन पा रहा आपकी आवाज, आप दोबारा थोड़ा रिपीट करेंगे? कि आपके यहाँ जितने एथनिक ग्रुप हैं वो सारे मैंने गिना दिए, सारे गिना दिए, पंजाबी, पश्तून, सिंधी, सराइकी, मुजाहिर, मुहाजिर एंड बलूची। इसमें कोई एक आपके साथ खड़ा है? सर ये जो जहांगीर कलोड़ो बैठा हुआ है ना ऑन दी रिकॉर्ड, ये जहांगीर कलोड़ो एक सिंधी स्पीकिंग नेटिव सिंधी है, वो खड़ा हुआ है। और हम लानत भेजते हैं ऐसे ग्रुपों पे। मैं सिंधी होने के बावजूद एक पाकिस्तानी हूँ, और मैं सिंधी होने के बावजूद एक पक्का मुसलमान और पक्का पाकिस्तानी हूँ। मैं ऐसे जो इंडिया के टुकड़ों पे पले ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, उन पे लानत भेजता हूँ। हमें पाकिस्तान से सिंधी होने से ज्यादा मोहब्बत है। ठीक है, ठीक है। तो जहांगीर साहब, आप ये मानते हैं कि सिंध में सिंधियों ने आवाज नहीं बुलंद कर रखी है आपके खिलाफ? सर कोई नहीं है, जो थी वो सारी चीजें सिर्फ आपकी प्रोपेगेंडा थी। ऐसी कोई यहाँ पे सिंध में वो नहीं है, आपका सिर्फ प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। अरे जहांगीर जो पाकिस्तान में आवाज बुलंद करे आप उसे प्रोपेगेंडा कह देते हैं। जहां पर आतंकियों की मौजूदगी हो वहां पर आप आज तक कोई एक सबूत तो पेश नहीं कर पाए। मैं सादिक रईसानी का जिक्र करना चाहूंगी। सादिक रईसानी वो सिंध की बात कर रहे हैं, वो हर तरह की बात कर रहे, कहते हैं सब कुछ तो ठीक है, हिंदुस्तान की बात कर देते हैं, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था की, डेमोक्रेटिक देश की। जहांगीर चले गए जी क्या? देखिए, जी वो जो है ना, वो एक कंट्रोल्ड साफी है। साफी इस तरह नहीं होते। और दूसरी बात रही हकीकत में जमहूरियत क्या है, जमहूरियत क्या होना चाहिए। हमारे यहाँ हालत ये है कि हमें अपनी जुबान में जो है ना तालीम नहीं दी जाती। हमारे जो लोकल जुबान है, जो हमारी जो है ना मदर टंग्स है, उनमें हमें तालीम नहीं दी जाती। तो जहांगीर को क्या पता है, जहांगीर को क्या पता है कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। देखें जी, मैं इधर एक बात कहूं कि नूरी नसीर खान के जमाने में जो है हमारा बलूचिस्तान था, तो हम उस पोजीशन, कोयटा में केस भी लगा हुआ है, तो यही बात जो है बुक्की साहब से करते हैं। आपकी यही बात जो है मैं बुक्की साहब के सामने रखता हूँ। क्योंकि मैं ट्यूसडे को, कल तो नहीं आ रहा, ट्यूसडे को कोयटा आ रहा हूँ, मेरा एक केस लगा हुआ है हाई कोर्ट में, तो यही बात मैं बुक्की साहब को कहता हूँ। इसको आप छोड़ें। ये जो है ना फौज का जो है ना एक पिट्ठू है, इससे हम क्या बात करेंगे। ये तो दूसरों पे इल्जाम वो करता है। सिंध की हालत देखें, इसके लिए तो सिंध में भुट्टो भी जिंदा है, लोग मर रहे हैं, और ये इसकी हालत देखें आप। ये अपने आप को जो है ना साफी कहता है, साफी इस तरह होते हैं। इसको तो पहले ट्रेनिंग करनी चाहिए, इसको ये आदाब ही नहीं है उसका। जो रही बात बलोचों की, तो बलोच पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ना ईरान का हिस्सा है। और बलूचिस्तान जो है यूनाइटेड बलूचिस्तान के लिए जद्दोजहद करेंगे, और जब तक यूनाइटेड बलूचिस्तान आजाद नहीं होता उस वक्त तक ये मुज़ाहिमत चलती रहेगी। जी अच्छा सुनिएगा, आपका जो मुद्दा है ना कि हमारी बलोची ज़बान में आपको नहीं सिखाई जाती, तो कल जो है, कल नहीं परसों, क्योंकि कल तो मेरी यहाँ पे मसरूफियात है, मैं परसों कोयटा आ रहा हूँ, मेरा हाईकोर्ट कोयटा में केस रखा हुआ है। बुक्की साहब से टाइम लेते हैं, आपका पर्सन वहां रखेंगे। अगर आप में दम है आ जाए सर, आपका मसला हल करा लेते हैं। दूसरी अच्छा, मैं आपको दूसरी बात बताऊं, मेरी बात सुने आप, मेरी बात सुने। सिंध के अंदर बलोचों को जो है ना, अच्छा सिंधी में आप लोग को तालीम दी जाती है, लेकिन बलोचों पे जो है ना कदबन लगाया हुआ है। आप लोग ने जो है वहां पे बलोचों को ये भी नहीं कहते कि बलोच लिखो, अपने आप को सिंधी लिखो। जी बलोच को और सिंधी लिखवा रहे हैं। ये आपके एथिक्स है, क्योंकि आपका अलग जो है। क्यों है ऐसा? रईसानी साहब आप आ जाए, आप आ जाए। अच्छा सुनिए, जवाब सुनिए सर सुनिएगा सर सुनिएगा रईसानी साहब सुनिएगा। नहीं ना, मेरा थोड़ा वॉइस जो है वो अनम्यूट कर देगा, मैं रईसानी साहब को सुना दूं। सर ये डी बलोच कंपनी जो जतोइयों की है, डी बलोच कंपनी सिंध की है, डी बलोच कंपनी जिसपे आप लोगों ने अभी हमला किया था, ठीक है, नबी बस बलोच जिसने भेटाई रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला लिखा था। सुनिए जहांगीर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन आपने कहा खासतौर से कि भाई सिंध प्रांत या पाकिस्तान के सभी प्रांत बड़े शांतिपूर्वक हैं। तो मैं तो ये देख रही हूँ, चाहे बात यहाँ पर MQM हो, यहाँ पर CM मुराद अली शाह खुद कराची ज्योग्राफिकली, हिस्टोरिकल और इमोशनली सिंध का हिस्सा है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं चलेगी। लगातार प्रदर्शन हुए, अभी हाल ही में बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, कुछ समय पहले बड़ा प्रदर्शन 14 फरवरी को देखने को मिला
मिला था, कैंपेन के तहत सिंधी असेंबली के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया। अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर क्यों इस तरह से प्रदर्शनों की आवाज होती है? यहाँ पर अगर बलोच भाई अगर आवाज बुलंद कर रहे हैं तो अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं। सिंध में अलग तनाव है, ये कहा जाए कि आपके पंजाब प्रांत में अलग तनाव है, और आप यहाँ पर बात कर लेते हैं सीधे खालिस्तान की। अरे आपके पास ज्यादा बड़ा हिंदुस्तान है, खासतौर से पंजाब का, आप खालिस्तान को दे दीजिए ना, क्योंकि आपके यहाँ संभल नहीं रहा शायद। अच्छा, तो फिर जो है निखिल गुप्ता क्यों गिरफ्तार हुए हैं खालिस्तान का? अगर आप कह रहे हैं कि खालिस्तान बिल्कुल सही है, कुछ नहीं है, तो निखिल गुप्ता किस जुर्म में गिरफ्तार किए? वो अरे मैं तो खालिस्तान, मैं तो बात कर रही हूँ कि जो कार्रवाई करेगा, जो दोषी होगा उस पर एक्शन होगा, जो दोषी होगा उस पर एक्शन होगा। कानून नाम की कोई चीज नहीं है, यूके देवनाथ जी, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। अरे जहां पर कार्रवाई की रही, अच्छा कानून की बात, यूके देवनाथ जी जरा बताइएगा, पाकिस्तान के अगर सिंध प्रांत की बात करें वहां पे प्रदर्शन, यहाँ की अगर बलूचिस्तान की बात करें, लगातार सादिक रईसानी आवाज उठाते ही रहे हैं, और भी कई हमारे साथ में प्रदर्शनों की तस्वीर देखते हैं। तालिबान को इन्होंने पाला, टीटीपी खुद इनके लिए बड़े हिस्से की क्रिएट कर रहा है, तनाव की खुद अंदर ही परेशान है और दूसरों की बात कर रहे हैं। नैना जी, दिक्कत यह है कि हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर, हम में से कोई भी पाकिस्तान को नीचा नहीं दिखाना चाहता। बिल्कुल सर, हमारी जो मंशा है बहुत क्लियर है। हम पाकिस्तान को एक सॉल्यूशन सजेस्ट करना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में आज़ादी के बाद से ही दिक्कतें हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। अभी पाकिस्तान के साथ आज़ादी के बाद से दिक्कत क्या है? सादिक ईसानी साहब हमारे साथ हैं, मैं बताना चाहता हूं दिक्कतें क्या हैं। दिक्कतें ये हैं कि पाकिस्तान को एक साथ मिलजुल कर कैसे आगे बढ़ें, ये हर रोज सुबह दोपहर शाम को समझना पड़ेगा। सादिक साहब बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के जो बलूच हैं, वो ईरान के जो बलूचिस्तान है, ईरान के सिस्तान में जो बलूच हैं उनके साथ मिलके एक कौम बनाएंगे। बलूच लोग बहुत बड़ी तादाद में अफगानिस्तान में भी हैं। तो देखिए, मैं तो बतौर मिलिट्री एक्सपर्ट ये बता सकता हूं कि हमारी चाहे हम बलूच एक्टिविस्ट सादिक साहब के सहानुभूति में बात कर लें, लेकिन ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। ना अफगानिस्तान, ना ईरान और पाकिस्तान डेफिनेटली एक ग्रेटर बलूचिस्तान को बनने देंगे। तो एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको पाकिस्तान के साथ ही रहना पड़ेगा। ईरान के सिस्तान में जो लेकिन वही बात है कि अगर इतने लंबे वक्त तक ऐसी आवाजें बुलंद होती रही, इतने लंबे वक्त तक अगर ये कहा जाए उन्हें नजरअंदाज किया जाता रहा, और उन्हें नजरअंदाज करके तालिबान जैसे संगठनों को इन्होंने पाला पोसा बढ़ा किया, और अब वो उनके लिए मुश्किल हालात, अगर जितना पैसा वहां बहाया अगर अपने देश के अलग अलग हिस्सों को बनाने में लगा देते तो आज बात कुछ अलग ही होती। यहाँ पर ये कहा जाए सईद जी भी उनके, सादिक जी भी उनके साथ में जाने की बात कर रहे होते। वक्त इतना ही था। प्लीज आप सभी मेरे साथ शामिल हुए, आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बार बार सिंध प्रांत की भी बात हो तो लगातार यहाँ पर आवाज ये बुलंद होती है कि कराची को जीने दो। बार बार यही बात होती है कि अफगानिस्तान की तरफ से क्या अब और घातक जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान पर, ये देखने वाली बात है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।